ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जीओसी का पार्ट 3 है। इससे पहले हम जीओसी का 2 पार्ट कर चुके हैं, जीओसी पार्ट 1, जीओसी पार्ट 2। जीओसी पार्ट 1 में हमने बात किया था इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में, साथ में हमने रेजोनेंस का बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन किया था। जीओसी पार्ट 2 में हमने रेजोनेंस को डिटेल में समझा था। हमने वहाँ पे बात किया था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, साथ में हमने रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम जीओसी पार्ट 3 की बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। तो अपना कॉपी पेन निकाल लिया, साथ साथ लिखना। देखो हेडिंग डालो, यहाँ पे हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे ना रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को एक ही इफ़ेक्ट समझते हैं। काफ़ी हद तक बात सही है, लेकिन काफ़ी हद तक बात गलत भी है। अगर मैं आपसे पूछूँ आपके पास रेजोनेंस में और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेसोमेरिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस विद अ ग्रुप, इसका मतलब आपके पास होता है रेजोनेंस विद अ ग्रुप। जब आपके पास कोई ग्रुप के साथ रेजोनेंस ऑपरेट करे, उसे हम कहते हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मानो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम अवेलेबल है। ये आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा क्या हमारे पास इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ऑपरेट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस ऑपरेट करने के लिए 2 एसेंशियल कंडीशन है। सबसे पहला, आपका जो भी ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपका सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है आपके पास कंजुगेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अगर हमें कंजुगेशन करना है तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन पॉसिबल हो पाता अगर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, केवल डबल बॉन्ड है। तो अकेला डबल बॉन्ड यहाँ पे कोई भी टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। और क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, हम बोलेंगे यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेजोनेंस डू नॉट ऑपरेट। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस डू नॉट ऑपरेट। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करता। अगर मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ, इस मॉलिक्यूल में लगा देता हूँ एक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इस मॉलिक्यूल में लगा देता हूँ NH2 ग्रुप। तो अब देखो कुछ चेंज आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपको समझ आ रहा है। जैसे ही आपने मॉलिक्यूल में NH2 ग्रुप लगाया तो आपके पास मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आ गया। कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन? यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड एंड लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन आ गया। आपको पता है जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, बीच में सिंगल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो आपके पास थीम कैसा होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके पास मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आ गया। अगर आपके पास मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आ गया, रेजोनेंस हो जाएगा। अब रेजोनेंस परफॉर्म कराने के लिए आपको रेजोनेंस का डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, जो आपका रेजोनेंस का डायरेक्शन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरफ होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। आपका पाई बॉन्ड वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये काम करेगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का। रेजोनेंस का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा,
मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये लोन पेयर अंदर आएगा, जैसे ही लोन पेयर अंदर आएगा कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होंगे जो कि पॉसिबल नहीं, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, CH2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने ऊपर का लोन पेयर डोनेट कर दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात दिख रहा होगा, पहले हमारे पास मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ऑपरेट नहीं कर रहा था। जैसे ही हमने मॉलिक्यूल में NH2 ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रेजोनेंस स्टार्ट टू ऑपरेट। रेजोनेंस हमारे पास ऑपरेट होना चालू हो गया। बात समझ आई? तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जनरली आप देखोगे रेजोनेंस आपके पास मॉलिक्यूल का फिनोमिना है, लेकिन जो आपके पास मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो आपके पास ग्रुप का फिनोमिना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब रेजोनेंस आपका मॉलिक्यूल का फिनोमिना होता है, लेकिन जो आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ग्रुप का फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे जब हमने इथीन के मॉलिक्यूल में NH2 ग्रुप लगाया तो इसमें रेजोनेंस ऑपरेट होना चालू हो गया। तो यहाँ पे हम NH2 को बोलेंगे ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। देखो जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो ग्रुप से अवे होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, और जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो ग्रुप के टूवर्ड्स होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे आपका NH2 मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम ग्रुप है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आपका NH2 पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे +m इफेक्ट दिखा रहा है। बात समझ आ गई? मानो अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में जो आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल था उसमें लगा देता हूँ मैं नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्जुगेशन आ जाएगा। आपको दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन आ गया। तो यहाँ पे रेजोनेंस ऑपरेट करने लगेगा। रेजोनेंस का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। आपको पता होना चाहिए आपका NO2 जो होता है वो आपका पैदा ही हुआ है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। आपका NO2 होता है हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर, क्योंकि NO2 में सराउंडिंग एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा NO2, और अगर NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा तो आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बात समझ आनी चाहिए कि हमारा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम भी कर सकता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम भी कर सकता है, डिपेंड करता है सराउंडिंग एटम कौन सा है। तो अभी देखो हमारे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, NO2 काम करेगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का। रेजोनेंस का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। तो आपका रेजोनेंस का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। जब ऐसा होगा नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन रहे होंगे जो कि पॉसिबल नहीं, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, NO पे नेगेटिव आएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O आएगा। आपको पता है दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हुआ, रेजोनेंस स्टार्ट टू ऑपरेट। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ रेजोनेंस आपके मॉलिक्यूल का फिनोमिना है,
मेसोमेरिक आपके ग्रुप का फिनोमेना है। तो आपके पास जब इथीन था तो आपके पास रेजोनेंस ऑपरेट नहीं हो रहा था। जैसे ही आपने इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो आपका रेजोनेंस ऑपरेट होने लग गया। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट का। अब मैंने आपको बोला था जब भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो अवे फ्रॉम ग्रुप हो वो आपका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो टूवर्ड्स द ग्रुप हो वो आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो टूवर्ड्स द ग्रुप है, इसका मतलब आपका NO2 दिखाता है -m इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमें पहली बात ये समझ आ गई कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में इनिशियली रेजोनेंस ऑपरेट नहीं कर रहा था क्योंकि कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं था, अगर हमारे पास कोई ग्रुप लगाने के बाद उस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आ जाता है और रेजोनेंस ऑपरेट करना चालू हो जाता है तो हम कहते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो ग्रुप से अवे होता है हम बोलते हैं वो हमारा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो ग्रुप के टूवर्ड्स होता है हम बोलते हैं वो हमारा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। इतना बात आपको समझ आ गया। देखो अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, मैं समझाता हूँ। ये आपका पहला केस था, इसमें सेकंड केस भी हो सकता है। जैसे कि मानो आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, तो आपको पता होगा 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम में हमारे पास कॉन्जुगेशन अवेलेबल है। आपको दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, आप जैसे मन चाहे करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाई बॉन्ड को आगे भेजा तो ये पाई बॉन्ड खुल के कार्बन के ऊपर आ गया। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि कार्बन ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ गए। जैसा कि आपको पता है दोनों स्ट्रक्चर आपस में कंटिन्यूअसली इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल में पहले से ही रेजोनेंस इज ऑपरेटिंग। मानो आप क्या करते हो, मॉलिक्यूल में लगा देते हो NH2 ग्रुप, तो अब की बार क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है, जब आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन अवेलेबल था तब आपके रेजोनेंस का कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं था। लेकिन NH2 ग्रुप लगाने के बाद क्या हुआ, रेजोनेंस को एक डायरेक्शन मिल गया कि देखो जैसे ही हमने यहाँ पे NH2 ग्रुप लगाया, आपका NH2 ग्रुप काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। आपके पास रेजोनेंस का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, आपके पास ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास इसका करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन ने लोन पेयर दी, उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आया, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, आपका पहले भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस काम कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, आपके रेजोनेंस को एक डायरेक्शन मिल गया, रेजोनेंस को डायरेक्शन मिल गया। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आपका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज कर गया। देखो अगर इसी के जगह में लगा देता नाइट्रो ग्रुप, तो वापस यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ जाता। आपका नाइट्रो ग्रुप भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आता। आपको पता है आपका नाइट्रो ग्रुप काम करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, उसके प्रेजेंस में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काम करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। और आपका एरो चलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा, ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा, और ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से जो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास कैसा बन जाएगा,
देखो फर्स्ट वाले कार्बन ने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए, उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ गए, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। जैसा कि आपको पता है दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ही आपने 1,3 ब्यूटाडाइन में नाइट्रो ग्रुप लगाया तो क्या हुआ, आपके रेजोनेंस को एक डायरेक्शन मिल गया, साथ में आपका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज कर गया। तो इसी को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास पहले रेजोनेंस ऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रुप को लगाने के बाद रेजोनेंस ऑपरेट करना चालू हो जाए, या फिर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपका पहले से ही रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा है लेकिन ग्रुप को लगाने के बाद आपका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज कर जाए, आपके रेजोनेंस को एक डायरेक्शन मिल जाए, उस केस में हम कहते हैं हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को। तो हमारे पास जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, एक को हम कहते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो दोनों में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, डायरेक्टली अटैच ग्रुप होगा। यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा और डायरेक्टली अटैच ग्रुप होगा। देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आपका ग्रुप से कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ होगा, और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ग्रुप के तरफ में होगा। जनरली आप देखोगे जब मैं बात करूँगा पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में तो आपके पास ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, वो आपके लोन पेयर के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वो आपके पाई बॉन्ड के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, या फिर वो आपका नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँगा नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का, आप क्या देखोगे, जो आपके पास ग्रुप होगा ना उसमें जनरली क्या होगा, जनरली आपका सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होगा। जनरली आपका सराउंडिंग एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऐसा आप नोटिस करोगे। अब ये जो हमारे ग्रुप होते हैं जो हमारे प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये जो हमारे ग्रुप होते हैं जो हमारे माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो आगे हमारे पास क्या आएगा, मानो हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया NH2। तो आपको दिख रहा है आपके बेंजीन में पहले भी जो पाई बॉन्ड था आपस में कंजुगेशन में था, उसमें आपस में रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा था। जैसे ही आपने NH2 को लगाया हुआ क्या, यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हमने प्रोवाइड कर दिया। नाइट्रोजन का लोन पेयर अब पूरे रिंग के साथ कंजुगेशन में है, तो इनके बीच में रेजोनेंस ऑपरेट होगा। आपको पता है NH2 ग्रुप काम करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका NH2 के सामने पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, तो क्या होगा, लोन पेयर अंदर आएगा, तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होंगे जो कि पॉसिबल नहीं, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कुछ ऐसा होगा, पाई बॉन्ड को कॉपी पेस्ट करो, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ गए उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, आगे जाके ये नेगेटिव चार्ज रिंग में घूमेगा, वापस आपका नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में आ गया नीचे वाले पाई बॉन्ड के साथ, वापस ये रेजोनेंस करेगा, वापस ये खुल के
कार्बन के ऊपर आ जाएगा। होपफुली आपको रेजोनेंस कराने में दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने आपको रेजोनेंस काफ़ी डिटेल में समझा दिया। आगे जाके आपके पास क्या होगा, देखो ये नेगेटिव अंदर आएगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये पोर्शन एज इट इज़। देखो आगे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव फिर से अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के वापस से कार्बन के ऊपर आएगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज़, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ पे नेगेटिव बना देगा। वापस हमारे पास नेगेटिव अंदर आएगा। वापस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, अब आप मुझे एक बहुत ही सिंपल सी बात बताओ, ठीक है। आपको यहाँ पे रेजोनेंस कराते हुए एरो कैसे चलाना है समझ आया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एरो चलाने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एरो चलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, और पाई बॉन्ड वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। आपका रेजोनेंस का डायरेक्शन हो गया लोन पेयर से लेके पाई बॉन्ड की तरफ। सेकेंड वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, मतलब कि जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। इसके अलावा पाई बॉन्ड का कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। रेजोनेंस का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वापस से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आएंगे, रेजोनेंस होगा। वापस से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आएंगे, रेजोनेंस होगा। फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए सारे के सारे। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं एनिलीन। तो मैंने यहाँ पे एनिलीन के सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश करोगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले सिग्मा फ्रेमवर्क कॉपी करो। उसके बाद देखो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो देखो यहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है, दिखाओ डॉटेड लाइन से। पाई बॉन्ड रिंग में घूम रहा है, दिखाओ डॉटेड लाइन से। अब देखो जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो आपके पास NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर। इसका मतलब हो क्या रहा है, देखो आपको समझ आना चाहिए, जो आपका NH2 ग्रुप है वो आपका प्लस M इफेक्ट दिखाता है। तो आपके NH2 ग्रुप का जो प्लस M इफेक्ट होता है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। कहाँ इंक्रीज कर रहा है, एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। सिमिलरली देखो अगर मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, कि अगर मैं ये सेम काम करूँगा आपके पास नाइट्रोबेंजीन के लिए, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा नाइट्रो ग्रुप। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वापस से हमारे पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन अवेलेबल हो गया। पहले ही आपके बेंजीन रिंग में रेजोनेंस ऑपरेट कर रहा था, नाइट्रो ग्रुप लगाने की वजह से हमारे पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ गया। नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है वो भी आपके पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। और आपको पता होगा जो आपके पास रेजोनेंस का डायरेक्शन होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ होता है। तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, और नाइट्रो ग्रुप काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। आपके पास रेजोनेंस का डायरेक्शन ऐसे होगा। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, होपफुली यहाँ पे आपको रेजोनेंस का डायरेक्शन में
दिक्कत नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का पहचान करना है जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना है, कहानी ख़त्म। अब देखो सिग्मा फ्रेमवर्क कॉपी कर दो। ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किया है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ओ के ऊपर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ पे आया है, तो इस वाले कार्बन का नुकसान हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ऐसा कुछ। अब देखो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वापस से आगे आएगा, तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव है ना, और वापस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये नेगेटिव अंदर आएगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ पे आ जाएगा और वापस से हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, राइट। मैं वापस से कह रहा हूँ, किसी को अगर रेजोनेंस का डायरेक्शन समझने में दिक्कत आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और एरो चला रहा हूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काम करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इस केस में। ठीक है, ये आपके पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, सिग्मा फ्रेमवर्क कॉपी करो। अब आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ घूम रहे दिखाओ डॉटेड लाइन से, तो यहाँ घूम रहे, रिंग में घूम रहे। अब आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। अब देखो आपका पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा और ऑर्थो पे आएगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप दिखा रहा है माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि देखो पहली बात ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस को इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो टूवर्ड्स द ग्रुप है, तो ये आपका नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जा रहा है। जैसे आपके पास प्लस एम के केस में ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया था, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है एट ऑर्थो पैरा पोजिशन ड्यू टू माइनस एम। ठीक है, तो आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात समझनी है, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा है प्लस एम ग्रुप, तो आप क्या देखोगे, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसका रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल से, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इंक्रीज हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा। एक बार आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ऑर्थो पोजिशन पे, एक बार आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा पैरा पोजिशन पे। अगर यहाँ पे माइनस एम ग्रुप लगा देंगे, तो माइनस एम ग्रुप लगाने से क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्थो पैरा पे यहाँ पे डेल प्लस आ जाएगा, डेल प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब की बार जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, भूखा है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो देखो पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में आपके पास एक सेंटर न्यूट्रल था और एक सेंटर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, तो जो इलेक्ट्रॉन का भूखा था वो आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाले जगह में जाके जुड़ गया। अब की बार देखो आपके पास क्या है,
अब की बार आपके पास एक सेंटर में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक सेंटर में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब की बार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ पे जाएगा। इसका मतलब मेटा पोजीशन में आके जुड़ जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो आपको समझ आ रहा है, जब आप लगाते हो बेंजीन रिंग में प्लस एम ग्रुप क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है। इस ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। सिमिलरली अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस एम ग्रुप हो, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर होता है प्लस एम ग्रुप, इसे हम कहते हैं ओपी डायरेक्टर, क्योंकि ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, जोड़ता है। और अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस एम ग्रुप होता है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका बहुत काम पड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट में ऑर्डर याद करना पड़ेगा प्लस एम का, और ऑर्डर याद करना पड़ेगा माइनस एम का। वैसे तो ये ऑर्डर को समझाने का लॉजिक होता है, लेकिन वो बहुत इरेलेवेंट है जेईई मेंस के लिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर देख लेंगे, ऑर्डर क्या ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा प्लस एम इफेक्ट के बारे में, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास सबसे अच्छा होता है CH2 माइनस का, उसके बाद होता है NH माइनस का, उसके बाद आपके पास होता है O माइनस का। ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एटम के ऊपर अनस्टेबल है उतने आसानी से वो नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देगा। लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली देखो, आपके पास यहाँ पे एक और ऑर्डर होता है कि आपके पास NH2 का प्लस एम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू NHR एज़ कम्पेयर टू NR2। इसको आपको ऐसे समझना है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगाते हो, तो आपका एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लोन पेयर को रिपेल करता है, जिस वजह से लोन पेयर का यहाँ पे डोनेशन अच्छा नहीं हो पाता है जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप को इंक्रीज़ करते हो। इसका लॉजिक क्लियर हो गया। ऐसे ही देखो, सेम लॉजिक से आपका OH का प्लस एम बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू OR, क्योंकि OR में आपका एल्काइल ग्रुप का रिपल्शन लोन पेयर के डोनेशन को अफेक्ट करेगा। और देखो, यहाँ पे आपके पास हैलोजेंस में ऑर्डर क्या आता है। हैलोजेंस में आपके पास जो ऑर्डर आता है वो एक्सपेरिमेंटल है। ये आपके पास क्या आता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरो का, फिर क्लोरो का, फिर ब्रोमो का, फिर आइटो का। इसका रीज़न आपका ओवरलैपिंग होता है या फिर कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू एटम होता है। कार्बन आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन भी आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उनके आपस का कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। आयोडीन आपका फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उनके आपस का कंपैटिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। ऐसे ही देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे माइनस एम इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे इतना ध्यान रख लो बस आप, सबसे ज़्यादा माइनस एम नाइट्रो का होता है, उसके बाद साइनो का होता है, उसके बाद यहाँ पे एल्डिहाइड आता है, उसके बाद यहाँ पे कीटोन आता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, काम हो जाता है जनरली इसी से। तो ये आपको ग्रुप्स का ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नाम को देखें तो आपको यहाँ पे क्या समझ आएगा। हाइपर का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब है एक्सेसिव।
और कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था रेजोनेंस के अंदर। तो हाइपर कंजुगेशन का मतलब है एक्सेसिव कंजुगेशन, इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा कंजुगेशन। ठीक है, देखो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल था इथेन का, ये हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल था। ऐसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल था इथाइल कार्बोकटायन का, ये आपका इथाइल कार्बोकटायन है। और हम यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को मेजर कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को मेजर करना चाहो, तो अगर मैं बोलता हूँ ये हमारे पास एक्स एमस्ट्रॉन्ग है और ये हमारे पास वाई एमस्ट्रॉन्ग है, तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आपके पास यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, और अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, तो आपको क्या लगेगा कि आपके पास ए और बी दोनों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन होगा आपका एक्स और वाई नियरली बराबर होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो आपका x होता है ये आपके y से लंबा होता है। इसका मतलब जब मैं बात करता हूँ इथाइल कार्बोकटाइन की, तो इथाइल कार्बोकटाइन वाले केस में हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझो, यहाँ पे हमारा फिनोमेना काम करता है हाइपर कंजुगेशन, इसका मतलब एक्सेसिव कंजुगेशन। देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास कंजुगेशन पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में काम करता है। एक्सेसिव कंजुगेशन का मतलब क्या है कि अगर आपका कंजुगेशन सिंगल बॉन्ड के साथ काम कर जाए, क्या मतलब हुआ इस बात का मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। तो साइंटिस्ट लोग यहाँ पे परेशान हो गए कि भाई साहब हमारे पास इथाइल कार्बोकटाइन में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है वो छोटा क्यों आ रहा है एज कंपेयर टू द इथेन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो इसके पीछे एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा हो, देखो ये आपका वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि कार्बोकटाइन है। देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है उसके बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि आपके अल्फा पोजीशन पे जो सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आके यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे होंगे। क्या कहा मैंने, ऐसा हो रहा होगा कि आपके जो अल्फा पोजीशन पे सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ पे आके डीलोकलाइज हो रहे होंगे। ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। आप देखो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल में चले गए। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो भी आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल में चला गया। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ गया, ये आपका H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी सब एज इट इज। अब ये जो आपका H+ होगा ना, ये आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड रहेगा, ये सस्पेंडेड रहेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पाई बॉन्ड। ना तो ये अटैच्ड है ना तो ये डिटैच्ड है, ये सस्पेंडेड है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पाई बॉन्ड। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि हो सकता है यहाँ पे मोमेंटरीली अल्फा पोजीशन वाले सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा हो, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर ने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को घटा दिया होगा, ऐसा कुछ कहा गया। और इसी फिनोमेना का नाम हो गया हाइपर कंजुगेशन। अब एक चीज़ समझो, जैसा यहाँ पे हमारे पास ये वाला सिग्मा सी एच बॉन्ड गया अल्फा पोजीशन पे, ऐसे ही हमारे पास ये वाला सिग्मा सी एच बॉन्ड भी जा सकता था जो कि अल्फा पोजीशन पे, ऐसे ही हमारे पास ये वाला सिग्मा सी एच बॉन्ड भी जा सकता था जो कि अल्फा पोजीशन पे। तो ऐसे हमारे पास तीनों सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
डीलोकलाइज हो सकते थे और तीनों होंगे। तो आपको समझ आ रहा है, जब यहाँ पे ये पहला वाला सिग्मा सी एच बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ तो आपके पास ये वाला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना। जब दूसरा होगा तो आपके पास दूसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और तीसरा होगा तो आपके पास यहाँ पे तीसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। जितना ज़्यादा आपके पास हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा आपके पास ये कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि देखो कार्बोकटाइन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हाइपर कंजुगेशन होने से क्या हो रहा है, उस कार्बोकटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ख़त्म हो जा रही है। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतने ज़्यादा टाइम इंस्टेंस के लिए हमारे कार्बोकटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, उतना ज़्यादा हमारा कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि जो आपका कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी होगा यह आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। जितने ज़्यादा आपके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतने ज़्यादा टाइम इंस्टेंस के लिए आपका कार्बोकटाइन का डेफिशिएंसी ख़त्म होगा, तो उतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी हो जाएगा। और आपने एक चीज़ देखा, जो आपके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपके पास अल्फा पोजीशन पे कितने सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फा पोजीशन पे 3 सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा ये किसके बराबर हो जाएगा। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारे पास अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, प्रोवाइडेड क्या, ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन हो ये आपका sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यह आपका अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो आपका कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा एच के ऊपर। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन होगा वो आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ये आपको समझ आया। ऐसा केस आपके पास काम करता है कार्बोकटाइन में। एकदम सिमिलर केस आपके पास काम कर सकता है एल्कीन में भी। अब आप सोचोगे एल्कीन में आपके पास ऐसा कुछ कैसे काम करेगा, तो मैं आपको यहाँ पे एल्कीन वाला केस दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मानो ये हमारे पास एक एल्कीन है, देखो एल्कीन के केस में क्या होता है ना, इस केस में हमारे पास पाई बॉन्ड वाले कार्बन के पास होता है पाई स्टार ABMO, और ये आपका वेकेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पाई स्टार ABMO है जो कि वेकेंट है। तो हमने पिछले वाले केस में क्या देखा था, जब हमने कार्बोकटाइन की बात की तो आपके पास वेकेंट p ऑर्बिटल था, जब हमने एल्कीन की बात की तो आपके पास वेकेंट पाई स्टार ABMO था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा अल्फा पोजीशन वाला सिग्मा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया था वेकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, जो कार्बन आपके पाई बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फा पोजीशन वाले सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये आपका यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा। जब ये आपका यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, आपको पता है कार्बन का 5 बॉन्ड बनना संभव नहीं, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और आपको पता है ये जो हाइड्रोजन है
यहाँ पे देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज होकर हाइड्रोजन आपका H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका H+ होगा ये आपका पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड रहेगा, ना तो ये कनेक्टेड होगा, मतलब ना तो ये अटैच्ड होगा, ना तो ये डिसकनेक्टेड होगा, इसका मतलब ना तो ये डिटैच्ड होगा, ये सस्पेंडेड रहेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पाई बॉन्ड। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ऐसे आपके पास काम करता है एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। देखो जैसे आपका ये वाला सिग्मा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन गया है, राइट, वैसे ही आपका ये वाला सिग्मा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, वैसे ये वाला सिग्मा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा वो आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। और आपका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये आपका बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर, और आपका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। कभी भी आपको निकालना हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कभी भी आपको निकालना हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बहुत जगह निकालना पड़ता है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन काफ़ी जगह पे निकालना पड़ता है। देखो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को तो और भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन एल्कीन के स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स अफेक्ट नहीं करते। इसलिए जब भी आपको एल्कीन का स्टेबिलिटी निकालना हो ना, तो हमेशा आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे, और इस कॉन्सेप्ट से आपका एल्कीन का स्टेबिलिटी मेजॉरिटी केसेस में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये आपके पास 4 एल्कीन है। आपको इन 4 एल्कीन को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कॉन्सेप्ट क्या है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन के पास होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, इसको D कहते हैं। खाली आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनना है। कैसे गिनेंगे, देखो ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, जो भी इससे डायरेक्टली अटैच होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डायरेक्टली अटैच कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। यहाँ पे आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन, जो भी कार्बन आपका डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ये आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
जितने ज़्यादा आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके पास ए में है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ए वाला है। उसके बाद आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन बी में ज़्यादा है, इसका मतलब बी वाला एल्कीन स्टेबल है। उसके बाद आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन सी में ज़्यादा है, इसका मतलब उसके बाद सी वाला एल्कीन आएगा। सबसे कम आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन डी वाले में, इसका मतलब सबसे कम स्टेबल एल्कीन आपके पास डी वाला एल्कीन है। तो आपको कभी भी निकालना हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो आपके पास हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको हाइपर कंजुगेशन का बेसिक आइडिया मिल गया होगा। देखो अब हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में कि हाइपर कंजुगेशन का हमारे पास मतलब क्या होता है। देखो हाइपर कंजुगेशन का हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। इसका मतलब हमारे पास होता है, ये आपके पास हो जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ, ये हो जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा सी एच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा सी एच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन present at the alpha position into the vacant orbital। क्या मतलब हुआ इसका आपके पास कि जब भी आपके पास डीलोकलाइजेशन होता है सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, जो कि आपके अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, और उन इलेक्ट्रॉन का आपके पास डीलोकलाइजेशन होता है वेकेंट ऑर्बिटल में, उस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या कहा मैंने, जब भी आपके पास सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, जो कि आपके पास अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, उनका डीलोकलाइजेशन हो जाता है वेकेंट ऑर्बिटल में, उस फिनोमिना को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन की, कि मेरे पास हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे होगा, मेरे पास हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे होगा, कब होगा, मैं कैसे बताऊँगा। तो अगर आपको कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन जानना है, दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन होते हैं। सबसे पहला कंडीशन आपके पास होता है कि या तो आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर आपके पास पाई स्टार एबीएम होना चाहिए। आपको कार्बोकटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल के केस में वेकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, और आपको पाई स्टार एबीएम मिलेगा एल्कीन के केस में। तो वेकेंट ऑर्बिटल में आपके पास फुल्ली वेकेंट भी चलेगा या फिर पार्शियली वेकेंट भी चलेगा। जैसे कि कार्बोकटायन के केस में आपको मिलेगा फुल्ली वेकेंट ऑर्बिटल, और कार्बन फ्री रेडिकल के केस में आपको मिलेगा पार्शियली वेकेंट ऑर्बिटल। और ये जो आपका पाई स्टार एबीएमओ, ये आपको जनरली एल्कीन या फिर एल्काइन के केस में मिल सकता है। तो एक तो आपके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके पास अल्फा पोजीशन पे सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो आपका हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। मैं एक लास्ट टाइम आपके सामने कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को रिपीट करना ज़रूरी है। देखो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, आपके पास सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है वेकेंट ऑर्बिटल में, जो कि आपके अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर आपके पास पाई स्टार एबीएमओ होना चाहिए, जो आपके पास जनरली एल्कीन या फिर एल्काइन के केस में होता है। इसके अलावा आपके पास अल्फा पोजीशन पे सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपका ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा हाइपर कंजुगेशन के बारे में। ये हम लोग को कहाँ कहाँ पे दिखता है। सबसे पहले ये हम लोग को दिखता है कार्बोकटायन में, उसके बाद ये हम लोग को दिखता है कार्बन फ्री रेडिकल में, उसके बाद ये हम लोग को दिखता है एल्कीन में, सबसे लास्ट में ये हम लोग को दिखता है एल्काइन में। कार्बोकटायन में जो कि कुछ ऐसा दिखता है, कार्बन फ्री रेडिकल में
जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एल्कीन में और एल्काइन में। देखो आपके पास यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है और आपके पास अल्फा पोजीशन पे सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखो आपके पास पार्शियली वेकेंट ऑर्बिटल है और आपके पास अल्फा पोजीशन पे सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपके पास पाई स्टार ABMO है और आपके पास अल्फा पोजीशन पे सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपके पास पाई स्टार ABMO है और यहाँ पे आपके पास अल्फा पोजीशन पे सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास इन सभी केस में हाइपर कंजुगेशन काम करता है। कुछ नहीं होता है, आपके पास अल्फा पोजीशन में सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल या फिर पाई स्टार ABMO में डीलोकलाइज हो जाते हैं। इतना सा कहानी है, ठीक है। और इन सभी केस में हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। और ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कब होगा, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली जो आपका स्टेबिलिटी होगा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी होगा। अब आपके पास ना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी दो टाइप का हो सकता है। एक को हम कह सकते हैं पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे मानो ऐसा कुछ है, यहाँ पे आपके पास एल्कीन टाइप का सिस्टम है और यहाँ पे आपके पास मिथाइल है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास पाई स्टार ABMO होता है और आपके सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाते हैं। जब ऐसा होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आते हैं। ऐसा होने से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। आप अगर चाहो तो इस H2 को ऐसे दिखा लो, बात एक ही है। अब देखो जब ये आपका डीलोकलाइजेशन हो गया अल्फा पोजीशन वाले सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, तो ये H+ के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया और ये आपका पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड रहेगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास काम करेगा। आपको पता है ऐसा करके तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे हाइपर कंजुगेशन में, क्योंकि इस वाले एल्कीन में हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कौन सा ग्रुप दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट CH3 ग्रुप दिखा रहा है। क्या कहा मैंने, यहाँ पे हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट CH3 ग्रुप दिखा रहा है। और आपको मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट मेसोमेरिक के अंदर भी, जब भी आपका एरो ग्रुप से अवे चलता है तो आपका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और जब भी आपका एरो ग्रुप के टूवर्ड चलता है तब आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका एरो ग्रुप से अवे चल रहा है, इसका मतलब आपका पॉजिटिव इफेक्ट है।
इसका मतलब जो आपका मिथाइल है इस वाले केस में काम कर रहा है पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का। तो पॉजिटिव इफेक्ट कब बोलेंगे, जब आपका एरो चलेगा ग्रुप से अवे, और नेगेटिव इफेक्ट कब बोलेंगे, जब आपका एरो चलेगा ग्रुप से टूवर्ड्स। तो यहाँ पे आपका एरो चल रहा है ग्रुप से अवे, इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो सवाल है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो अगर मैं बात करूँगा नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में, जैसे मानो आपके पास कुछ ऐसा केस है, वापस आप वो एल्कीन का सिस्टम उठा लोगे, अब की बार आप यहाँ पे लगा दोगे CF3। इस बार क्या होगा ना, इस बार आपका उल्टा काम होगा। इस बार ना आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन लीव कर जाएगा F- के फॉर्मेट में। तो ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, अगर मैं चाहूँ तो दोनों हाइड्रोजन को ऐसे दिखा लूँ। अब ये जो आपका F- बाहर निकला है लीविंग ग्रुप बन के, ये आपका सस्पेंडेड रहेगा पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ये जो आपका इफेक्ट होता है इसको बोलेंगे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एरो चला है वो आपका टूवर्ड्स द ग्रुप चला है। यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखा रहा है CF3 ग्रुप, और जो आपका एरो यहाँ पे चला है वो आपका टूवर्ड्स द ग्रुप चला है। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा CF3 ग्रुप दिखा रहा है -H इफेक्ट। इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे डिसाइड हो रहा है। मैं बोलूँगा वही कहानी, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। ऊपर वाले केस में आपका मिथाइल काम कर रहा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, और क्योंकि आपका पाई बॉन्ड का कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, काम कर रहा था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। सेकेंड वाले केस में जब आपके कार्बन के ऊपर 3 हैलोजन लग गया, आपको पता है हैलोजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जब कार्बन के ऊपर 3 हैलोजन लग गया वो काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, और उस केस में आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो जैसे मैंने दिखाया वैसे हुआ। तो मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मैंने आपको ये बताया कि आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कार्बोकैटायन में कैसे होता है। मैंने आपको ये भी बताया आपका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एल्कीन में कैसे होता है। उसके बाद और कौन से मॉलिक्यूल में आपके पास ये इफेक्ट काम करता है। इसके अलावा मैंने आपको पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट समझाया, और मैंने आपको नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट समझाया। टाइम की कमी होने की वजह से मैं आपको ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाऊँगा इसका। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, इसके ऊपर अगर मैं लगा दूंगा CH3 तो इसका हमारे पास कॉमन नेम होता है टोलुइन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है, इसका जो सिग्मा CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो हमारे बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है उसके साथ हाइपर कंजुगेशन परफॉर्म कर सकता है। कैसे, आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे बेंजीन रिंग के एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड पे फोकस करोगे तो ये आपको दिखने में एल्कीन जैसा लगेगा, और अगर ये आपको दिखने में एल्कीन जैसा लगेगा तो आप देखोगे ये जो आपका कार्बन है वो आपका अल्फा पोजीशन पे है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारे पास एल्कीन टाइप का सिस्टम है, आपके पास पाई स्टार ABM अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो आपके पास अल्फा पोजीशन पे सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। अब देखो, आपको पता है जो आपका मिथाइल होता है वो दिखाता है पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आपका अवे फ्रॉम ग्रुप होगा।
इसका मतलब सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएंगे, क्योंकि कार्बन का 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सी आ जाएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अगर आप देखोगे जिस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुआ वो कन्वर्ट हो जाएगा H+ के फॉर्मेट में, और वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड हो जाएगा। बाकी देखो ये दोनों पाई बॉन्ड कॉपी पेस्ट, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब देखो ये नेगेटिव आपके बचे हुए रिंग में घूमेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आगे जाके पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। कैसे, बहुत ध्यान से देखना। देखो आपको रेजोनेंस कैसे कराता है मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो नेगेटिव काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, पाई बॉन्ड का कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। रेजोनेंस का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तरफ। तो ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, कुछ ऐसा रहेगा ये हमारे पास। और देखो क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ गए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। आगे जाके क्या होगा, ये नेगेटिव भी हमारे पास पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस परफॉर्म करेगा, ये नेगेटिव अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, देखो जब नेगेटिव अंदर आएगा पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे आपके पास H+ आ जाएगा। अब देखना आगे जाके क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे अंदर आएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से H+ को कैच कर लेंगे। तो वापस से आपका यहाँ पे टॉलुइन आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे आपको इसका रेजोनेंस दिखा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, आपका मिथाइल यहाँ पे दिखा रहा है पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो जो आपका मिथाइल यहाँ पे पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखा रहा है, उसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, उसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि देखो ये आपका टॉलुइन था, ठीक है, ये आपका टॉलुइन था। अब टॉलुइन में क्योंकि आपका मिथाइल दिखाता है पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो इसके वजह से क्या हुआ, आपके ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके मिथाइल के पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे टॉलुइन है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मिथाइल पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाएगा, जिस वजह से क्या होगा, आपके पास ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। ड्यू टू द पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। और क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इंक्रीज हो जाता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है वो एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को। सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, इस पे मैं लगा देता हूँ CCl3, तो आपको पता है जो आपका CCl3 होता है ये आपका -H इफेक्ट दिखाता है।
तो क्योंकि आपका CCl3 यहाँ पे नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाता है, तो जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो आपका टूवर्ड्स द ग्रुप होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका CCl3 काम करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, और पाई बॉन्ड काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। और आपको पता है एरो चलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। जब ऐसा होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके Cl लीव कर जाएगा एज Cl-। देखो ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड आ जाएगा, आपका Cl- बाहर हो गया, ये आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड रहेगा। अब देखो इस वाले कार्बन ने अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे जाके ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। कैसे? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन काम करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, और पाई बॉन्ड का कार्बन काम करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। आपके रेजोनेंस का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये सस्पेंडेड है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो जब पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन ने अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे जाके वापस से ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये Cl- सस्पेंडेड होगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आगे क्या होगा हमारे पास, बहुत ही ध्यान से देखना। आगे यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, मौका देखते Cl- इस कार्बन पे अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, और जो आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल था ना वो आपका वापस से फॉर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे। वो नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इस ग्रुप के वजह से क्या हुआ, ये जो आपका ग्रुप था, ये ग्रुप आपका -H इफेक्ट लगा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जिस वजह से आप देखोगे यहाँ पे आपके पास डेल पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे कहोगे कि जब आपके पास बेंजीन के ऊपर CCl3 होता है या फिर इन जनरल CH3 होता है, तब क्या होता है, तब यहाँ पे आप कहोगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है एट ऑर्थो पैरा पोजिशन ड्यू टू द -H इफेक्ट ऑफ द CCl3 ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम एक बहुत ही सिंपल सी बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? जैसे यहाँ पे हमने कहा था मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हियर द CCl3 ग्रुप डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। ये आपके बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से बात को समझो। अगर आपके पास यहाँ पे टोलुइन है, इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ इलेक्ट्रोफाइल से, तो आपको यहाँ पे पता है जो आपका मिथाइल होता है वो आपका +H इफेक्ट दिखाता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके चिपकेगा, देखो आपका इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, भूखा है इलेक्ट्रॉन का। तो जहाँ पे इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जुड़ जाएगा। इसीलिए आपका टोलुइन होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रहा होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, आपका यहाँ पे CCl3 है, जब इसका रिएक्शन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से
तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आपका CCl3 दिखा रहा है नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपके पास कहाँ पे आके जुड़ेगा, जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा। इसका मतलब ये आपके पास मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का एक बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आप यहाँ पे हेडिंग डालो, हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है। तो ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है। आप क्या करोगे, आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे और इसको हाइड्रोजनेशन कराने के बाद एक सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ये जो आपका प्रोसेस है, ये आपका ऐसे ही नहीं होता, यहाँ पे आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये आपका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। जनरली आप यहाँ पे निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो, इसके अलावा यहाँ पे आप प्लैटिनम या फिर पलेडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो आपके पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपके पास हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इस प्रोसेस में आपके पास एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे दो नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता है पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है और आपके पास दो नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आपके पास यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके पास क्या हुआ, वीक बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब इफेक्टिवली क्या हो रहा है, इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनली बॉन्ड्स बनेंगे, वो जो पुराने बॉन्ड्स प्रेजेंट थे उससे बेटर है। अगर यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज़ किया है, तो आपको पता है आपका स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है, उसका अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो आपका डिक्रीज़ हो रहा है एनर्जी, ये आपका एनर्जी कहाँ जा रहा है, ये आपका एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जा रहा है। क्या कहा मैंने, ये जो आपका एनर्जी का डिक्रीमेंट हो रहा है फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट, ये एनर्जी आपका कहाँ जा रहा है, हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे वीक बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि आपका नया बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और पुराना टूटने वाला बॉन्ड वीक है, तो यह आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो आपके पास हीट निकलता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो आपको मतलब समझ आ गया होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं, आपके पास एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसको अगर आप सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, उसका अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओगे, उसके लिए आपको निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पाई बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जो कि आपका वीक बॉन्ड है, और दो नए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा एल्कीन गिवन है और आपको बोला कि इन एल्कीन को अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो वो काम हम कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मानो मैं यहाँ पे दो डिफरेंट एल्कीन की बात करता हूँ। पहले मैं इस वाले एल्कीन की बात करता हूँ। अब अगर मैं इस वाले एल्कीन का कराऊंगा हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा।
अगर मैं यहाँ पे इस वाले एल्कीन की बात करूँ, अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कराऊँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा ये जो मैंने दो एल्कीन का केस आपके सामने लिया है, इन लिए गए एल्कीन में से आपके पास ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है और कम स्टेबल एल्कीन कौन सा है, कैसे बताएंगे? मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है, कभी भी आपको देखना हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो इसको तो आप डायरेक्टली देख लोगे अल्फा हाइड्रोजन से, कि जितने ज़्यादा आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा आपके पास एल्कीन के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, उतना ज़्यादा आपके पास एल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे मैं आपके सामने दोनों एल्कीन को ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका पहला वाला एल्कीन है और ये आपका दूसरा वाला एल्कीन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये आपका पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन और ये भी आपका पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन। जो कार्बन पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जो कि आपके पास हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जहाँ पे आपके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, उस एल्कीन का आपके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब आपको एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो जो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर था उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा कि ये जो आपका दूसरा वाला एल्कीन है इसका पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले एल्कीन के पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। इस एल्कीन का पोटेंशियल एनर्जी इस वाले एल्कीन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ, तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, कि मानो आप यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आप वाई एक्सिस पे लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को और आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे आपके पास दो एल्कीन है और दोनों एल्कीन अलग अलग है। तो आपके पास दोनों एल्कीन का अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। उसमें से आपके पास एक एल्कीन का एनर्जी ज़्यादा होगा, दूसरे एल्कीन का एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे मैं आपका दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो आपके दोनों एल्कीन के एनर्जी लेवल को दिखाएगा। मान लो ये आपके पहले एल्कीन का एनर्जी लेवल, मान लो ये आपके दूसरे एल्कीन का एनर्जी लेवल। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, भले ही यहाँ पे दोनों केस में एल्कीन अलग अलग है लेकिन हाइड्रोजनेशन होने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट दोनों केस में सेम है, जो कि आपके पास ब्यूटेन है। तो इसका मतलब आपके पास एक और एनर्जी लेवल आएगा ब्यूटेन के करस्पॉन्डिंग। लेकिन देखो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बात बताया था कि ये जो आपके पास हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है इसमें आपका वीक बॉन्ड का क्लीवेज होता है और न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पे एक बात समझ पाओगे कि ये जो हमारे पास एल्केन है ये आपके पास एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल है। एल्केन आपके पास एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होता है और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी एल्केन का है तो उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे। तो ये आपके पास एल्केन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। तो देखो ये जो आपका एनर्जी है सबसे टॉप वाला, ये आपके कौन सा एल्कीन का होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको ए कहता हूँ इसको बी कहता हूँ तो आपको साफ साफ देख के समझ आ रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पे आपके एल्कीन ए का स्टेबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन बी, तो आपके एल्कीन ए का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन बी।
और क्योंकि आपके एल्कीन ए का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, वो आपके पास ग्राफ में ऊपर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एल्कीन ए, और नीचे वाला आपके पास आ जाएगा एल्कीन बी का एनर्जी लेवल, और सबसे लास्ट में जो आपके पास एनर्जी लेवल है वो आपके पास प्रोडक्ट का आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका एनर्जी डिफरेंस होता है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, वही आपके पास हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, इसे हमने एल्कीन ए माना है, इसे हमने एल्कीन बी माना है। तो उस लॉजिक से ये हमारा एल्कीन ए है, ये हमारा एल्कीन बी है। एल्कीन ए के करस्पॉन्डिंग हीट को मान लेते हैं क्यू ए, एल्कीन बी के करस्पॉन्डिंग हीट को मान लेते हैं क्यू बी। ठीक है, ये मैंने हीट का वैल्यू माना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर मैं एल्कीन ए की बात करता हूँ, ये आपके पास एल्कीन ए है, ये आपके पास एल्कीन बी है, और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो अगर मुझे जानना है एल्कीन ए के केस में कितना हीट निकला, तो मैं यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस लूँगा बिटवीन एल्कीन ए एंड प्रोडक्ट, जो आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका एनर्जी गैप है, ये आपका एल्कीन ए और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी गैप है, और उसने यही एनर्जी गैप आपके पास हीट के फॉर्म में रिलीज़ किया है। तो ये आपका हो जाएगा क्यू ए। बात समझ आई? अब देखो, अगर मुझे सेकंड वाले केस में निकालना है कितना हीट निकलेगा, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले केस में जो आपका सबस्ट्रेट है और सेकंड वाले केस में जो आपका प्रोडक्ट है, उसके बीच का एनर्जी गैप लूँगा, वो भी आपके पास हीट के फॉर्म में बाहर निकला है। तो ये वाला एनर्जी गैप है, इसे कहेंगे क्यू बी। आपको साफ साफ देख के समझ आ रहा होगा क्यू ए का वैल्यू क्यू बी से ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखो, क्यू ए आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था करस्पॉन्डिंग टू एल्कीन ए, क्यू बी आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था करस्पॉन्डिंग टू एल्कीन बी। तो आपने क्या देखा, एल्कीन ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू एल्कीन बी, राइट? ये बात समझ आ गई आपको? एक चीज़ देखो, एल्कीन ए यहाँ पे अनस्टेबल वाला था ना, और एल्कीन बी यहाँ पे स्टेबल वाला था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब आप अनस्टेबल वाले एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हो, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलता है, लेकिन जब आप स्टेबल वाला एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हो, तब वहाँ पे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलता है। इसका मतलब यहाँ से आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन समझ आ गया कि जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। और इसी लेक्चर में कुछ देर पहले हमने बात किया है कि जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, वो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। अगर आप दोनों को कंबाइन कर लो, तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर आएगा, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। इस लॉजिक से आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको बहुत सारे एल्कीन देके बोले कि आप इनको अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको अरेंज करोगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, उसके बाद आप ऑर्डर को उल्टा कर दोगे। ऐसा करने से आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ जाएगा, क्योंकि आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? यह आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, आपके पास आता है हीट ऑफ कंबशन। अब हीट ऑफ कंबशन में हमारे पास क्या आता है, देखो, जब आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो, मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन आपके पास CXHY है। कंबशन का मतलब होता है इसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करना। जब आप इसको हवा के प्रेजेंस में जलाओगे, क्या होगा, आपके पास कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। अब देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, कार्बन से CO2 को बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे X आ जाएगा, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन के हेल्प से वाटर को बैलेंस करोगे, यहाँ पे आपके पास
Y/2 आ जाएगा। उसके बाद आप CO2 और H2O के हेल्प से O2 को बैलेंस करोगे, यहाँ पे आपके पास X + Y/4 आ जाएगा। यह आपके पास कंबशन इक्वेशन होता है हाइड्रोकार्बन का। बहुत बार आपके पास मोल कॉन्सेप्ट जोड़ के इस इक्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आना चाहिए। अब देखो बहुत बार आपके पास क्या होगा ना, आपको डिफरेंट हाइड्रोकार्बन देके बोलेगा इनको अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, या फिर इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही लॉजिक है कि जो आपका हीट ऑफ कंबशन होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। जितना ज़्यादा कार्बन होगा चेन में उतना ज़्यादा आपके पास हीट ऑफ कंबशन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है ना, आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उससे हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है, उसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जनरली आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक होता है। अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई होता है तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका यहाँ पे H बॉन्ड एग्जिस्ट करता है विद इन द मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अगर आपका H बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। मैं आपको यहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। देखो मैं ना आपको कॉमन एग्जाम्पल बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल जो हमें ध्यान रखना है वो कौन सा है, वो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अगर मैं बात करूँगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे काम करता है। देखो ये आपका फिनॉल है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका H बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आप यहाँ पे देखोगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, उसके सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सच दैट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से एक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें आपके पास H बॉन्डिंग कैसे काम करता है बहुत ध्यान से देखना। ये आपका एक यूनिट होता है, ऐसे यहाँ पे आपका दूसरा यूनिट होता है, इनके बीच में यहाँ पे काम करता है H बॉन्डिंग। अब देखो अगर आप देखोगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल H बॉन्डिंग काम करता है विद इन द मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अगर आप सेकंड वाले केस को देखोगे, यहाँ पे आपका H बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में काम करता है, इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके पास और कौन सा आता है, और यहाँ पे आपके पास जो एसिटिक एसिड होता है वो भी आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। वो कैसे बनेगा ध्यान से देखना, CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, वापस C, CH3 डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ पे आपके पास इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा। आप देखोगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, सराउंडिंग में एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सच दैट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक है।
सिमिलरली नीचे वाले हाइड्रोजन में भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है और सराउंडिंग में भी आपके पास एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सच दैट ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक फेमस और एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है, उसे हम बोलते हैं केस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। ये बहुत ही फेमस केस है और काफ़ी हद तक आप कह सकते हो ये आपके पास एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, कैसा होता है ये, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, 3 क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 OH होगा और यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑपरेट करेगा। बात समझ आ रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने के लिए हाइड्रोजन आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए और सराउंडिंग में आपके पास एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से एक होने चाहिए। ऐसा मैंने आपसे कहा था ना। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो आपका सराउंडिंग वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कोई एक नहीं है, फिर भी आपका एच बॉन्डिंग हो जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, बता दोगे? क्या बता दोगे कि ऊपर वाले केस में आपके पास काम कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, नीचे वाले केस में आपके पास काम कर रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये कुछ कॉमन केस थे एच बॉन्डिंग के जो मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, तो देखना आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे। आगे हमारे पास टॉपिक होगा एरोमेटिसिटी का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखना इसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक है एरोमेटिसिटी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जीओसी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे सर्च करने से मिल जाएगा। चैनल का नाम है इजी केमिस्ट्री जेईई नीट। हम अपने चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली आप जल्दी करा दोगे। थैंक यू।